हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो एसिड और बेस है, उसका जो थर्ड नंबर का लेक्चर है उसका देख रहे हैं। इसमें आपको ब्रोंस्टन तथा लॉरी की धारणा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले मैंने अर्हेनियस सिद्धांत के बारे में बताया, जो एसिड और बेस पर मतलब कि बेस है, उसका जो मेन टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं, एसिड और बेस के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने व्याख्या किया था। इसमें एक अर्हेनियस जी थे, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में नोट दिया है, ठीक है। और दूसरा ब्रोंस्टन और लॉरी थे, और आगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो आज ब्रोंस्टन और लॉरी ने एसिड और बेस पे अपना कौन सा मत दिया, उन्होंने क्या समझाया इसके बारे में, उसके बारे में परिभाषा आप देख लीजिए। सन 1923 में ब्रोंस्टन तथा लॉरी नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल तथा क्षारकों के लिए अधिक और बहुत ही सही और सटीक परिभाषा प्रस्तावित किया था। मतलब उस समय बहुत ही पुराना समय है, आप जैसा कि जानते हो 1923, तो उस समय भी उन्होंने एक सटीक आंसर दिया था। अर्हेनियस ने भी दिया था, लेकिन इन्होंने जो दिया था उससे ज़्यादा एडवांस था, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये बोला कि वे हाइड्रोजन, ठीक है, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन H+ दे सकते हैं, अम्ल एसिड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, इनको क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, यानी जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी चीज़ से घुल करके या किसी चीज़ से टूट करके अपना हाइड्रोजन आयन को दूसरे को दे देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, एक डोनर भी बोला जाता है एंड इनको प्रोटॉन दाता भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया इन एग्जाम्पल को देते हुए कि जो HCl है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये HCl है, जब ये टूटता है तो अपना H आयन दे देता है और Cl- अलग हो जाता है। तो यह मॉलिक्यूलर में भी देखा जाता है, ठीक है। एंड ये जो आपका एक और परिभाषा है, जो केटा आयोनिक में भी देखा जाता है, ठीक है। जो आपका केटा आयोनिक है, इसमें आपका इस कंपाउंड को अगर आप लिखते हो, इस एग्जाम्पल को, AiH2O6 3+, ठीक है, H+ आयन इसने दे दिया, और बचता क्या है आपका AlH2O5OH2+, ठीक है। यहाँ जगह का थोड़ा सा दिक्कत है तो मैंने नीचे लिख दिया, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एक और एग्जाम्पल है, HCO3- जो टूट करके H+ आयन देता है और CO2- ले लेता है। ये आयोनिक में देखा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को आपको बताना है, मॉलिक्यूलर, केटायोनिक और एनायोनिक। क्लियर फ्रेंड्स। इसकी परिभाषा अब दूसरा देख लेते हैं। अभी हमने डोनर के बारे में देखा, अब एक्सेप्टर के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है, वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से, ठीक है, वो हाइड्रोजन पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हों, वे क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो किसी भी पदार्थ से प्रोटॉन को क्या करते हैं, H+ को ग्रहण कर लेते हैं। वो क्या कर रहा था, H+ को डोनेट कर रहा था, ये ग्रहण करता है, तो इनको क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, क्षारक, ठीक है। तो आपके जो ब्रोंस्टन और लॉरी है, उन्होंने इस तरीके से अपना सिद्धांत रखा। इनको प्रोटॉन ग्राही या एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनका एग्जाम्पल है कुछ। तो पहला हमारा C5H5N+, उस क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन इसको प्रदान करते हैं, तो जुड़ करके क्या बनता है, C5H5NH और प्लस आयन लग गया, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके इससे जुड़ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देख सकते हो, नेक्स्ट है Al, ठीक है, AlH2O5OH2+, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, H जो प्लस आयन है उसको ग्रहण कर रहे हैं, प्रोटॉन को, और ये वाला बन रहा है, ये केटायनिक में है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर में था, ये केटायनिक में है, ये आयनिक में है। आयोनिक में जो HCO3 है, ठीक है, माइनस H2 है, वो H2CO3 बना रहा है, ये आयोनिक में आता है। तो इस तरीके से तीनों ही कंपाउंड में क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। आगे है हमारा इस अभी तो आपने एसिड और बेस जो ब्रोंस्टन लॉरी ने परिभाषा दिया था उसको आपने देख लिया, समझ लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार के अगले वीडियो में इसको सुधारूंगी ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में बताना है, ठीक है। अब ये आपका 1 या 2 नंबर का आता है, 2023 में भी इसको पूछा था।
तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो मैंने बताया है पिछली बार उसी को इसमें एक्सप्लेन करना है। परिभाषा से स्पष्ट है कि जब कोई अम्ल प्रोटॉन देता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, दे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो उसी चीज़ को बोला है कि परिभाषा से स्पष्ट है कि जब कोई अम्ल प्रोटॉन देता है तो उसके शेष भाग में प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अतः यानी कि प्रोटॉन दे रहा तो जाहिर सी बात है कुछ भाग प्रोटॉन लेने के भी, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है ना, तो गेन करने के लिए भी कोई पार्ट एक्टिव हो जाता है। अतः वह अवशेष क्षारक बेस कहलाता है और बेस की भांति व्यवहार करने लगता है तथा प्रोटॉन ग्रहण करके अम्ल बनाता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखना, ये अम्ल है, इसने क्या किया, प्रोटॉन दे दिया, तो जाहिर सी बात है इससे H बाहर निकला है तो Cl के पास प्रोटॉन लेने की शक्ति आ जाएगी अपने आप, ठीक है, बिना कोई अलग से कोई रिएक्शन कराए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्षारक, ठीक है। इस क्षारक में क्या आ जाता है, ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। तो इसी को आगे बोल रहा है, प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से जो क्षारक बनता है, यानी कि इस प्रत्येक जो अम्ल है, ठीक है, इस अम्ल के इस प्रोटॉन को त्यागने से जो क्षारक बना है, इस क्षारक को संयुग्मी क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मी क्षारक कहते हैं। आई होप समझ गए होगे। और इसको आप बोल सकते हो, ये जो अम्ल है, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, इस क्रिया को दोहरा है, तो इसे संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है उभय प्रोटोनिक पदार्थ, यानी कि जो उभय प्रोटोनिक पदार्थ है ये क्या चीज़ होता है। तो ये भी 2-3 नंबर का पूछता है, 2023 में पूछा है ये। जल प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है, अर्थात क्या यह एसिड एंड बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए जल को उभय प्रोटिक मिलायक कहते हैं। अब ये क्वालिटी होती है जल में कि ये प्रोटॉन देता भी है, प्रोटॉन लेता भी है, तो इसलिए इसे उभय यानी समझ रहे हो, दोनों, ठीक है, उभय प्रोटोनिक पदार्थ है, यानी कि लेता भी है प्रोटॉन और देता भी है। एग्जाम्पल में आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे H2O है, वो प्रोटॉन दे करके क्या बना रहा है, H3O+, ठीक है। लेकिन वही आपका H2O है, वो प्रोटॉन क्या कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे जो H2O है प्लस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ले करके क्या बना रहा है, H3O+ बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे जो जल है वो क्या कर रहा है, जल के साथ मिल करके, ठीक है, ये जो जल है, जल के साथ मिल करके क्या बना रहा है, H3O+ क्या बना रहा है, OH- दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और चीज़ कि वापस से यह दोबारा टूट करके फिर से 2 जल के मॉलिक्यूल में बदल सकता है। यहाँ साम्य अवस्था विस्थापित है। जब ऐसा साम्य अवस्था स्थापित रहता है तो वह क्या कहलाता है, एक मिनट फ्रेंड्स, जब ऐसा साम्य अवस्था स्थापित रहता है तो क्या कहलाता है, दोनों तरफ से सेम प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह सिद्धांत अर्हेनियस धारणा से अधिक विस्तृत है, यानी कि यह अर्हेनियस जो धारणा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि अम्ल को प्रोटॉन देने के आधार पर परिभाषित किया गया है, हाइड्रोजन आयन देने के आधार पर नहीं। तो यहाँ पे हमेशा प्रोटॉन के बारे में बात हुई है, जितना हुआ है प्रोटॉन के बारे में, ना कि हाइड्रोजन आयन के बारे में। नेक्स्ट हमारा यह धारणा जल के अतिरिक्त अन्य प्रोटोनों विलायकों जैसे द्रव, अमोनिया, HCN आदि के लिए भी उपयुक्त है। हमने पिछले बार में देखा कि वो केवल जल के लिए था, अर्हेनियस के सिद्धांत में हमने पढ़ा कि केवल जल के लिए, वो उसकी सीमा थी, पर ये सीमा से बाहर थोड़ा सा अलग है, यह बाकी अमोनिया वगैरह में भी हो सकता है। जैसा कि हमने देखा है कई वैज्ञानिकों ने अपना धारणा दिया है, मत दिया है, लेकिन सीमाएं होती हैं लिमिटेशन। तो ब्रोंस्टेड और लॉली के जो सिद्धांत था उसमें भी लिमिटेशन था। तो पहला यह धारणा प्रोटॉन के आदान प्रदान पर अधिक बल देते हैं, ठीक है, जबकि एसिड बेस प्रकृति वाले अभिक्रियाएं ज्ञात हैं जिनमें प्रोटॉन का कोई सहयोग नहीं है। हमें पीरियोडिक टेबल में बहुत से ऐसे एसिड बेस प्रकृति वाले मिल जाएंगे जिसमें प्रोटॉन का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लागू नहीं होता उन तत्वों पे। सेकंड है एप्रोटिक यौगिक जैसे AlCl3, BF3, ZnCl2 आदि की अम्ल क्षार प्रकृति की धारणा का व्याख्या यह नहीं करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो आपका ये 3 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 3 कंपाउंड जो हैं
इनमें यह जो धारणा है इनका कोई रोल नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था फ्रेंड्स। आई होप कि ये जो नोट है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई गलती हुई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर सुधारूँगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का नोट चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और अगर इसका इंग्लिश नोट चाहिए होगा तो भी बता दीजिएगा, मैं ज़रूर इसको अपलोड कर दूँगी इसका इंग्लिश नोट्स, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ठीक लगा होगा यह जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।